इरेक्शन के ऊपर हम कुछ चीज़ें दोबारा रिपीट करके समझ लेते हैं। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी कि उज़ू में सख्ती ही नहीं है, तो बेऔलादी तो पक्की है, क्योंकि जब ये काम नहीं कर पा रहा, अपने टारगेट पे स्पर्म को सही थ्रो नहीं कर पा रहा, तो ये क्या करेगा? जब इरेक्शन ही नहीं है तो ड्यूरेशन कैसे? सही है। तो हम पहले इसको समझते हैं कि जब ये काम नहीं कर रहा, इरेक्शन नहीं हो पा रहा, तो उसकी असबी निज़ाम की ख़राबी भी हो सकती है, क्योंकि असबी निज़ाम से ही तो इनको सिग्नल लाने। हमने देखा था ना S2 S4 से, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे L5 के नीचे S1 और शुरू हो जाता है, तो S2 से कौन सी नर्व आती थी? पोडेंडल नर्व। ये वही पोडेंडल नर्व है औरतों मर्दों दोनों के जिनसी आज़ा में तहरीक पैदा करने के लिए और उसमें एक इरेक्शन डेवलप करने के लिए ये पोडेंडल नर्व से सिग्नल जाते हैं S2 S3 S4 से, और ये अपने मुताल्लिका जगहों पे जा कर के उनको मुतहर्रिक करते हैं और उसके अंदर इरेक्शन पैदा करते हैं। क्योंकि इरेक्शन किसको कहेंगे हम? जब ब्लड उस ऑर्गन के अंदर भरपूर तरीके से जमा होकर लॉक हो जाए। हमने इसको बड़ी तफसील से अपने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो वो जब लॉक हो जाएगा तो इरेक्शन डेवलप हो गया। वो मेल में भी है, फीमेल में भी है। और फीमेल में भी जब वो बर्थ पे जब बच्चे की बारी आ रही होती है और ख़ातून को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, तो चूँकि इस दर्द के एहसास को रोकने के लिए भी इसी पोडेंडल नर्व में इंजेक्शन लगा दिया जाता है, सुन कर दिया जाता है, ताकि उसको दर्द का एहसास अब आगे ना जाए रीढ़ की हड्डी से। ठीक है ना? तो वो एक जुज़वी बात थी, साथ साथ हमने कर ली। तो पोडेंडल नर्व के ज़रिए से जब इनको अपने अपने रिसेप्टर पे वो पहुंच करके अटैच होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वहाँ डायलेशन का अमल कर रहे हैं। डायलेशन का अमल क्यों कर रहे हैं? ताकि उसके अंदर ब्लड फ़्लो तेज़ हो जाए। जब ब्लड फ़्लो तेज़ हो जाएगा, 130 ml तकरीबन ब्लड एक एवरेज चाहिए होता है पिनाइल इरेक्शन के लिए, तो वो 130 ml ब्लड उसके अंदर जा कर के रुक जाए, लॉक हो जाए। और वो लॉक कैसे करेगा? उसके वीनस सिस्टम को फूल करके, फैल के, फूल के, हार्ड हो करके वीनस सिस्टम से ड्रेनेज को रोक देगा। जब वो वीनस सिस्टम से ड्रेनेज नहीं होगा तो वो इरेक्शन डेवलप हो गया। ठीक है? अगर ये हो गया तो उसके बाद तो बाकी निज़ाम आसान हो जाएगा। PD5 रिसेप्टर के बारे में भी हमने पढ़ा था, किस तरह से वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का अखराज होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे वीज़ोडाइलेशन का अमल मुकम्मल कराते हैं। ठीक है? और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा तो ये सारा अमल रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और नतीजे में ये सारा नॉर्मल होकर के रिलीज़ होकर के और इरेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा एजुकुलेशन के बाद। तो अब अगर उज़लात के अंदर कमज़ोरी खामी है, क्योंकि यहाँ पर कौन से उज़लात थे? 3 नंबर। यहाँ पर कौन से उज़लात हैं? गैर इरादी। गैर इरादी कौन से? 3 नंबर। ये हमने मार्क लगाया है यहाँ पर कि ये जो उज़लात हैं कौन से हैं? ये हमारे इरादे से नहीं चलते। इरादी उज़लात वो होंगे जो हमारे स्केलेटल के साथ, हमारे जो ढांचा है, हमारे ढांचे के साथ वो कनेक्ट होंगे, तभी तो उन्होंने मूव करना है। और ये वाहिद चीज़ है जो हमें मूवमेंट के लिए, हमारे इरादे के लिए, हमारे मर्ज़ी के लिए मिली हुई है। बाकी पाँचों निज़ाम ख़ुदकार हैं, वो पाँचों में हमारी कोई भी मुदाखलत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर ये 3 नंबर काम नहीं कर रहा, 3 नंबर काम कब नहीं कर रहा? ख़ास तौर पे जब 6 नंबर तहरीक है हमारी, यानी कि असाबी गुद्दी तहरीक है। असाबी गुद्दी तहरीक में क्या होगा? तरीक़ी ज़्यादती होगी। जब तरीक़ी ज़्यादती होगी तो हम क्या मानते हैं? असाबी गुद्दी में तरीक़ी ज़्यादती है तो यहाँ डर, खौफ और डिप्रेशन, टेंशन और ये सारी चीज़ें होंगी। जब ये सब चीज़ें जब सारी जारी होंगी तो उसको रिलीज़ करने के लिए एक और हार्मोन हमारे गुर्दों से, कलाई गुर्दा से खारिज होता है, कार्टिसोल। ये भी स्टेरॉइड है। और ये कार्टिसोल क्या करता है? ये एंटी स्ट्रेस, एंटी डिप्रेशन हार्मोन है। ये एंटी स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको रोकने के लिए, रिलैक्स करने के लिए ये जारी होता है। और जब ये जारी होता है रिलैक्स करने के लिए, लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मैंने, रिलैक्स। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर क्या था कि वहाँ पर वो रिलैक्स नहीं, वहाँ तेज़ी है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या था? रिलैक्स था। तो जब रिलैक्स में चला गया तो क्या उस वक़्त ये अमल सारे हो पाएंगे आराम से? तो इन अमाल को अपनी तरतीब से समझने के लिए इन निज़ामों पे गौर करें कि वहाँ 6 नंबर की तहरीक है। 6 नंबर की तहरीक होने की वजह से आसाब में तहरीक है। तो आगे क्या है? तस्कीन किस में है? 3 नंबर में, उज़लाती गुद्दी के अंदर। जब उज़लाती गुद्दी के अंदर तस्कीन है तो तस्कीन में क्या होता है? फूलता है। तो असबी मरीज़ों को उनको देखेंगे कि उनके पिनाइल के अंदर दूसरों की बनिस्बत वो फूले हुए महसूस होंगे, जो जायज़ा ले सकते हैं। ज़ाहिर मेडिकल स्टूडेंट है, हमें मालूम होना चाहिए बात का। तो वहाँ पर क्यों फुलावट है? और साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने साफ इस अपनी थ्योरी के अंदर बताया है कि जहाँ तरी है वहाँ खून नहीं है, जहाँ खून है वहाँ तरी नहीं है।
तो जहाँ तरी है वहाँ खून नहीं पहुँच पाएगा। आसान बात है ना, यहाँ खून नहीं पहुँच पाएगा, तरी है ना आगे, तो तरी है तो खून नहीं पहुँच पाएगा, उसका प्रेशर भी नहीं है, वो होल्ड भी नहीं हो पाएगा, जब फिल नहीं हुआ तो होल्ड भी नहीं हो पाएगा, तो इरेक्शन कैसे कायम हो पाएगा। जब इरेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, बंदे को और खौफ उसके ऊपर तारी रहेगा, और डर उसके ऊपर तारी रहेगा, और जब ये डर और खौफ तारी रहेगा तो मज़ीद, और फिर वो शाई भी बहुत होगा, वो अपनी बात को एक्सप्लेन भी किसी को नहीं कर पाएगा, तो नतीजा क्या होगा, बेऔलादी रहेगी ना। ठीक है, एक तो ये निज़ाम हो गया। अब इसको रिवर्स अमल करते हैं हम, हर तहरीक में हम दोनों सूरतें देखते हैं। अब अगर 3 नंबर शदीद के अंदर चला गया, 3 नंबर नॉर्मल तो उसकी सेहत की तहरीक है ना, उसके अंदर तो सब चीज़ नॉर्मल होगी, लेकिन अगर वह शिद्दत में चला गया तो 3 नंबर उज़लाती खुद्दी के अंदर हम क्या मानते हैं, खुश्की। जब हम खुश्की को मानते हैं कि इसके अंदर ब्लड के अंदर खुश्की का मादा ज़्यादा है, तो जब वो खुश्की का मादा ज़्यादा होगा, शिद्दत में आ गया, और कोई भी चीज़ शिद्दत में आ जाए तो नुकसानदेह होती है, तो मुझे बताएं कि जब वो शिद्दत में आएगा और जहाँ तहरीक होती है उसमें सुकेड़ भी होती है, तो ये जो पिनाइल इरेक्शन है क्या ये प्रॉपर हो पाएगा सही, और अगर हो भी जाएगा तो ये प्रॉपर फैल फूल नहीं पाएगा, क्यों, सुकेड़ होगी वहाँ पर। और जब वो सुकेड़ होगी नॉर्मल हालत में अपनी तहरीक के अंदर होगा, अपने मिजाज में होगा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं होगा तो क्या होगा, ये फरबही भी नहीं ले पाएगा, अपनी लेंथ भी कायम नहीं कर पाएगा। अगर लेंथ करेगा भी तो क्या होगा, उसमें साइज़ मैटर आएगा, तो नतीजा क्या होगा, और ख़ासतौर पे 2 नंबर में और ज़्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ 3 नंबर की बात कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, हमने साथ साथ में उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी खुश्की के असर को कम करने के लिए, अगर हमने इसमें तरी साथ पैदा कर देंगे तो वो तरी काम करेगी, और तरी खाली यहाँ काम नहीं करेगी। बाज़ों का 3 नंबर के शिद्दत के पेशेंटों को हमने देखा है एजुकुलेशन नहीं हो रहा होता, और ये एतलाम और जो दीगर चीज़ें उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि एजुकुलेशन ना हो। शुरू में तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि हमने बड़ा काम कर दिखाया, लेकिन ये काम उनके लिए ख़तरनाक जहर होता है, क्योंकि ये पूरा निज़ाम काम नहीं कर रहा, ये सारे लिक्विड्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तरी है ना, तरी के साथ है ना, तरी होगी तो ये सारे अमल मुकम्मल करेंगे। तो रतूबत गरीज़िया कैसे डेवलप होगी, जब वो ब्लड के अंदर मौजूद होगी और उस ऑर्गन्स को उसने पोटेंट किया होगा तो मिलेगा ना हमें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें फिर तरी पैदा करनी है। ये जो हमें कह दिया जाता है कि 3 नंबर में अगर मरीज़ है तो जी अगली तहरीक में 4 नंबर से उसकी दवाई दे दें, तो 4 नंबर ने तो और उसका सत्यानाश कर देना है यहाँ पर, कैसे वो उसकी शिद्दत को तोड़ेगी हरारत। और अगर ये ऐसा ही होता तो फिर एक दवाई दे के किसी को सही कर लेते ना, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ आज भी मैं किताबों को कुछ देख रहा था तो उसमें 3-3, 4-4 तरीक़ों की अभी लेटेस्ट कुछ किताबें आई हैं जिनसे मौज़ूआत के ऊपर, उस पर मैं देख रहा था। मैंने कहा जब ये दवाएं 3-3, 4-4 मिला के देना ही ये मोहताजगी आपकी बता रही है कि आप उसूल के ऊपर नहीं है, कोई उसूल इलाज आपने और अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, ये गलत है। फितरत से उससे सीखना चाहिए और अपग्रेड भी अपने आप को करना चाहिए। हमारे माशाल्लाह तिब के अंदर बहुत सारे लोग ज़रा कम एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी पे देते हैं, जबकि ये बुनियादी ज़रूरत है हमारी, इसको हमें बड़े तवज्जो से देखना है। तो ये जब खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगी, जब बहुत ज़्यादा ब्लड है और अब इरेक्शन भी हो गया है किसी तरह से, इम्प्रॉपर सही लेकिन हो गया है, तो इसमें ब्लड आने का ख़तरा है। पीछे से तरी नहीं है और ज़ोर भी लगाना है, और यहाँ से जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस हो करके अब ज़ाहिर बात है इन्होंने स्क्वीजिंग का अमल करना है। तो जब ये रगड़ का अमल होगा तो जहाँ जहाँ रगड़ लगेगी उसके साथ ब्लड आएगा, तो फिर इसमें जलन और इसमें तकलीफ़ और ये मादे कितने बढ़ जाएंगे। इवन के अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त निज़ाम बनाया हुआ है, पेशाब करने से कबल भी इस यूरिथ्रा की नाली को पहले तर कर लिया जाता है, ताकि यूरिन के अंदर जो एसिडिक हो चीज़ वो इस यूरिथ्रा की नाली को अंदर से ख़राब ना कर दे। जब ये डक्टिंग सिस्टम ही इसीलिए है कि अभी यूरिन रिलीज़ होना है तो उससे पहले ही इसके अंदर लिक्विड ने इसको तर कर देना है, और जब सीमेंट ने खारिज होना है तो उस वक़्त के ऊपर भी रास्ता आगे क्लियर कर देना है, रेड कारपेटिंग कर देनी है, ताकि स्पर्म जो यहाँ से गुजरें ऑनर के साथ और पूरे एजाज़ के साथ गुजर जाएँ, और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इसको तख्लीक किया, हमें डेवलप किया, अता किया, हमें दिया है, तो वो अपने फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुँच करके बाकी अमल मुकम्मल कर सके। तो उसके लिए यहाँ से बाहिफाजत गुजरना बहुत ज़रूरी था। और कहाँ वो 3 की शिद्दत आ जाए या 4 अपनी शिद्दत में चली जाए, तहरीक मर्द की हो जाए, तो उस हालतों में क्या होगा, ज़ाहिर है तरी उड़ गई, एक में खुश्की आ गई, एक में फ़ना हो रही है तरी, सर्दी नहीं रही। और सर्दी और तरी कहाँ से आएंगी, रतूबात पानी से, पानी रुकन है ना इसका, तो ये हो गई। अब मिसाल के तौर पे अब हम एक और जायज़ा लेते हैं कि गुदूद नाकला के पर देख लेते हैं। गुदूद नाकला अगर तहरीक में है
तो ये भी सुकेड़ में आएंगे। तहरीक वाली जो भी चीज़ होगी सुकेड़ में जाती है कानून मुफ्रद अज़ा के तहत, उसके अंदर सुकेड़ आएगी अपने नॉर्मल साइज़ से, वो रिड्यूस होंगे और उनका फेल तेज़ हो रहा होगा। जब वो फेल तेज़ हो रहा होगा तो उसके ऊपर स्टॉप नहीं है। इसका मतलब क्या है, उसको जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। जब वो कंट्रोलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा, उसको रोक नहीं रहा, क्योंकि ये गुदुद का, हार्मोन्स का और ये एंजाइम का निज़ाम ये जहाँ जारी होता है वहाँ इसको रोकने का भी है। इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है दिमाग के अंदर सिग्नल पहुँचे ब्लड के ज़रिए से और जा करके हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी, इनमें जा करके इन्होंने अपना काम किया और वहाँ उनको सिग्नल दिया कि ये और जारी करो। मिसाल हमने प्रोलैक्टिन में बात की थी कि जैसे ही बच्चा मदर फीड पे जाता है और निपल चूसना शुरू करता है तो उसके सिग्नल दिमाग तक जा करके उसको मज़ीद प्रोड्यूस करवाते हैं। ऐसा ही था, ताकि वो प्रोड्यूस हो और बच्चे को जितना उसकी ज़रूरत है वो पूरी कर ले और उसके बाद वो ख़त्म हो जाए। तो इसी तरीके से जब ये टेस्टोस्टेरोन भी जब जारी हुआ होता है तो ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर अपना काम कर रहा है, लेकिन ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से दिमाग तक वापस जा रहा है और वापस वहाँ पहुँच करके नेगेटिव फीडबैक दे रहा है कि यहाँ पर जिस मकसद के लिए तुमने जारी करवाया था वो काम हो गया, अब मैं इस पोजीशन में हूँ, इस क्वांटिटी में हूँ। तो वो क्या करता है, अब उसकी रिलीजिंग को बंद करेगा, उसका एंटिक जारी करेगा, उसको स्टॉप कर देगा और उसके लिए वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर कर देगा, हार्मोन के ज़रिए से ही ऑर्डर करेगा कि अब मज़ीद जारी नहीं करना, रुक जाओ, ये काम हो गया है। वरना तो वो हर वक्त जारी रहे, नलका खुला रहेगा तो सब खाली हो जाएगा। समझते हैं ना, क्योंकि किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़ायद हो जाना भी नुकसानदेह है। तो खाली अपने ये याद नहीं रखना कि कैसे वो प्रोड्यूस हुआ, उसको रोकने का निज़ाम भी वहाँ मौजूद है। असबी निज़ाम से उसने सेंस करना है और हर चीज़ के रेगुलेटर्स हमारे बॉडी में मौजूद हैं। हमने अद्वियात और परहेज़ वगैरह की मदद से उस जिस्म के अपने मौजूद ऑलरेडी जो सिस्टम है, हमने सिर्फ उसी को सही करना होता है, सही सिमत में जाने देना होता है। उसको जो कमज़ोर है, जो उसके पास चीज़ नहीं है, वो हमने प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर गुदूद नाकला के फेल में अगर तेज़ी होगी तो पूरे जिस्म के अंदर उसका इम्पैक्ट जाएगा और वो हर प्रोडक्ट जो है ना वो तेज़ हो जाएगी, जल्दी जल्दी खारिज करनी शुरू हो जाएगी, तो सूरत नज़र डेवलप हो जाएगा। क्योंकि अब इसके अंदर कोई चीज़ प्रोडक्ट तैयार होकर के आई, उसका स्टॉपिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि सुकेड इनके पास जगह नहीं है इतनी। अब इन्होंने इसको फारिग करना है, क्योंकि इसको स्टिमुलेशन का अमल इसके ऊपर तेज़ हो गया हुआ है कि बस फारिग करो। तो जब वो फारिग करेगा तो क्विक एजुकेशन का मसला आ जाएगा, और जब क्विक एजुकेशन का मसला आ जाएगा तो क्या होगा, सूरत नज़र जिसको हम कहते हैं। और 4 नंबर के पेशेंटों में, 5 नंबर के पेशेंटों में, 5 नंबर में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। 4 नंबर में तो बंदा फिर बड़ी मुश्किल से उसको मीट कर रहा होता है, लेकिन 5 नंबर के अंदर या कबल दखूल या दखूल के फ़ौरन साथ ही इजुकुलेट हो जाता है, क्योंकि उसका क्लाइमेक्स इतना तेज़ हो चुका होता है, उसका थ्रेशोल्ड इतना करीब आ चुका होता है, या उसकी बॉडी उस पर सेट ऐसी हो चुकी होती है मुसलसल कई माह, कई साल एक मसले में गिरफ्तार रहने के ऊपर, कि वो उसको फ़ौरन होल्ड नहीं कर पाते, खारिज कर देते हैं। तो इस सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए वहाँ हमें क्या करना होगा, हमें उज़लाती असाबी निज़ाम को मजबूत पहले करना होगा। क्यों कि इसमें उज़लात भी साथ नहीं दे रहे हैं, उसके अंदर शदीद थकन है, क्योंकि उसकी बॉडी नहीं है ना, उसके बॉडी के अंदर ताकत नहीं है उसको फेस करने की, उसको सर्वाइव करने की। वो नॉर्मल कोई और काम भी अगर करने के लिए जाता है तो वो कोई ताकत का काम या कोई भी करेगा तो उसके मसल पुल हो जाएंगे, बार बार वो परेशानी में आएगा, तकलीफ़ में आएगा। तो सबसे पहले उसको क्या करना है, हमने स्केलेटल मसल्स को हमें तक़वियत देनी है। स्केलेटल मसल को ताकत देंगे तो क्या होगा, उसका जिस्म जब एनर्जी ताकत पकड़ता चला जाएगा तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मुझ में ताकत है, मुझ में एनर्जी है। क्योंकि क़ुव्वत का एहसास किस में होता है, उज़लाती असाबी में। ये ताकतों की क़ुव्वत की तहरीक है, इसी में क़ुव्वतें आती हैं, इसी में सेहत बनती है। जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है, 6 नंबर से 1 नंबर में जाता है, मेल बेबी, तो उसने फिर 2 नंबर में रहना है बलूगत तक। बलूगत के वक्त उसने फिर 3 नंबर में चले जाना है, ठीक है। पुबर्टी के वक्त उसने 3 नंबर में जाना है। लेकिन जो फ़ीमेल होती हैं, वो फ़ीमेल में क्या होगा कि 1 नंबर में आने के बाद उन्होंने 2 और 3 को टच करते हुए फिर अपने, क्योंकि उनकी जिस्मानी साख की डेवलपमेंट गुद्दी निज़ाम के तहत होनी है, लिहाजा उनको फिर 4 नंबर में स्टे करना है। तो एक अरसे तक उन्होंने फिर 4 नंबर में रहना है, और इसी में वो रहेंगी तो वो हालत सेहत में रहेंगी। और मर्द जो बालिग हो चुका वो 3 नंबर में जब रहेगा तो वो हालत सेहत के अंदर रहेगा। तो यहाँ जब 5 नंबर के सिस्टम के अंदर तहरीक हुई तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जब 5 नंबर में तहरीक है तो तहलील कहाँ है, तहलील 2 नंबर के अंदर थी, पीछे है ना, गुदुद से पीछे है उज़लात। तो 2 नंबर में तहलील थी। तहलील के अंदर क्या होता है, डायलेट हो रही होती है चीज़, पिघल रही होती है, नरम पड़ रही होती है, छोड़ रही होती है अपनी जगह। तो इसमें क्या होता है, 5 नंबर के मरीज़ में हमने देखा गोश, उसके साथ लेगामेंट्स और टेंडन्स वगैरह जो होते हैं वो हड्डी के साथ
खिसक रहे होते हैं, उनके अंदर ताकत कमज़ोर हो रही होती है, गोश्त गैप बना रहा होता है, हड्डी को छोड़ रहा होता है, पीछे हट रहा होता है, जिसकी बिना पर उनमें ताकत नहीं होती, वो अपने अमाल को अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम जब 2 नंबर के अद्वियात देते हैं, खट्टा उसको शुरू कर देते हैं, 2 नंबर की ग़िज़ाई दवाएं शुरू कर देते हैं, तो नतीजा ये आता है कि वो काबू में आना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब उसकी जिस्म काबू में आना शुरू हो गया, कुछ ताकत आ गई, अब उसके बाद आपने कौन सा को मुगलज़ देना है, कौन सी और दवाई देनी है, किस सिस्टम को अब आपके सामने एक्सपोज होता है, ज़्यादा कमज़ोर है उसको ठीक करना है, फिर ताकत की अद्वियात दें, उसके जिस्म पकड़ेगा भी। लेकिन अगर शुरू में ही महंगी महंगी बड़ी ताकतवर दवाएं अगर उसको लगा दी जाएँ तो उसका जिस्म कैपेबल नहीं होता, चाहे इसमें से किसी भी सिस्टम में ख़राबी आ जाए। हमने बोल दिया भाई अंबर, मुश्क और ये सारी चीज़ें इनको फ़ौरी तौर पे खिला दी जाएँ और ये इसको रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं अक्सर ऐसे मरीज़ों में जो असबी अमराज में 6 नंबर या 1 नंबर में ख़ास तौर पे मुब्तला होते हैं, यानी 5, 6 और 1 नंबर के पेशेंटों में हमने अक्सर देखा कि उन पे जब हम देखते हैं कि इनका बुनियादी मामला हल हुआ, तो हम एक चॉकलेट आती है, टर्किश चॉकलेट है, लवकुलेट 24 के नाम से है, शायद उसका हम पिक भी आपको दिखा दें, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर अंबर, मुश्क और कुश्ता सोना, डायमंड, अलमास, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। तो कुश्ता सोना जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब गोल्ड को बॉडी में खिलाया जाता है, दीगर जब हम गुद्दी उजलाती चीज़ें खिलाते हैं जिस्म में, तो एक सर्टेन टाइम तक रहती हैं, मुस्तकिल वो नहीं रह पाती और उसके असरात निकल जाते हैं। लेकिन जब माउल ज़हब अगर हम बना लेते हैं या कुश्ता सोना बना लेते हैं और वो अगर प्रोडक्ट हम पेशेंट को खिलाते हैं, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि ये 15-15, 20-20 साल तक जिस्म में इफेक्टिव रहती है। कुश्तों का काम क्या होता है, ये अपने टारगेट ऑर्गन पे जा करके उसके करीब की खलाओं में रुक जाते हैं और जब ब्लड जब वहाँ से गुज़रता है, उनको छू करके उनके करीब से जो गुज़रता है, तो उसके अंदर मतलूबा चार्ज और मतलूबा असरात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में वो ब्लड उन अपने आइंस को, उनको चार्ज ले करके मतलूबा काम अंजाम दे रहा होता है और उसके रिज़ल्ट कमाल के आ रहे होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर ब्लड में ख़ास तौर पे जो हमारे गुदूद जाज़बा और ख़ास तौर पे जिगर, इसके अंदर गोल्ड पाया जाता है जो कि वेस्ट हो गया, ज़ाया हो गया, तो वो अमल नहीं कर पा रहा। अगरचे कि बड़ी महंगी प्रोडक्ट है लेकिन जिस्म के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब ये चीज़ दे दी जाती है तो जिस्म फ़ायदा उठाता है। और इसी चीज़ को हमने चॉकलेट के साथ जब देखा, चॉकलेट क्या करता है, वो भी हमारे टेस्टोस्टेरोन सिस्टम को डेवलप करता है, कार्टिसोल को रिलैक्स करने के लिए भी वो भी लेकर के आता है, उसके अंदर भी बहुत मुफीद अज्जा पाए जाते हैं। और जब ये सारा कॉम्बिनेशन एक अजीब चीज़ बनाई गई कि माजून और उसकी शक्ल में तो इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब चॉकलेट फॉर्म के अंदर इसके रिज़ल्ट देखे गए तो हम खुद हैरान हो गए कि कितने ज़बरदस्त हैं। ये कोई भी किस्म की मसनूई चीज़ हम देते हैं, सिंथेटिक चीज़ बना करके, केमिकल एलोपैथिक की चीज़ें लेकर के देते हैं मरीज़ में, एक फ़ायदा वो दे रही होती है अगर, तो उसके साथ वो कई नुकसान का सबब बनती है और फिर उसको जिस्म से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर यही काम हम नेचुरल प्रोडक्ट्स के ज़रिए से करें, बजाय उसकी जिनसी ताकत को आर्जी तौर पे हम डेवलप कर दें, इरेक्शन करवा दी हमने किसी प्रोडक्ट से, सल्डिनाफिल, टेडालाफिल कोई और दे दी, अब दे दिया, चलो हमने मिला करके दे दिया, मरीज़ को नहीं पता, बीच में डाल करके दे दी और मरीज़ ने वाह वाह भी कर दी, धोखाधड़ी भी हुई हमारी, इसलिए कि हमने मरीज़ को बताया नहीं कि हमने इसके साथ केमिकल भी मिलाया है। अगरचे कि हराम नहीं है लेकिन हमने मिलाया तो सही, लेकिन उसको हमने डिफ़ाइन नहीं किया। मरीज़ भी पैसे दे रहा है तो हर्बल के दे रहा है, वो हर्बल प्रोडक्ट समझ करके ले रहा है, लेकिन हम उसको कुछ और अगर कोई चीज़ दे देंगे बग़ैर इन्फॉर्मेशन के, हाँ उसको बता के दें, अगर देना चाहते हैं और काम लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन समझ के लें कहाँ लेना है, कितने मिकदार में देना है। तो हमने जब इस चॉकलेट्स के एक्सपेरिमेंट्स किए पेशेंट्स के ऊपर, तो हमने एक चीज़ जो फाइंड की वो ये कि बिलखसूस हमारे अरब पेशेंट्स में, और उनमें हमने देखा कि उनके अंदर क़ुव्वतें आनी शुरू हुई, क्योंकि सेक्सुअल सिस्टम भी दीगर सिस्टम की तरह तब प्रॉपर एक्टिवेट होगा जब जिस्म के आज़ा के अंदर मुनासिब ताकत, हर एक की अपनी अपनी ताकत मौजूद होगी, तब वो मिल करके काम करेंगे ना। आपने सिर्फ जिनसी निज़ाम को टारगेट करके दे दी दवाई, जैसे शुगर के मरीज़ मांगते हैं कि बाकी चीज़ें छोड़ें, बस सिर्फ हमें इस पे दवाई दे दें, तो ये चीज़ गलत है। ऐसी चीज़ हमें एक्सपेरिमेंट करनी नहीं चाहिए। मरीज़ का इलाज हमें अपने जो कवायद और कवानीन हैं उसी को मद्देनज़र रख के करना है, ना कि मरीज़ की मर्ज़ी से करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसके जिस्म को जो ज़रूरत थी पहले उसको लाइन क्लियर की, अगर पेट ख़राब है पेट हमने सही किया, इंटेस्टाइन पे काम किया, और उसके बाद हम फिर इस तरह की कोई मुकव्वी चीज़, और इस तरह की मुकव्वी चीज़ जैसे ये लवकुलेट 24 की मैं बात कर रहा था, इसके अलावा भी और भी साथियों के पास अपने अपने नुस्खे भी होते हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये निहार मुँह अगर इस्तेमाल करा दी जाए
खाली पेट और 1-1.5 घंटे तक नाश्ता ना कराया जाए तो इसके अंदर मौजूद तमाम किस्म की जो बेहतरीन चीज़ें मौजूद हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, वो फ़ौरन जिस्म उसको जज़ब करेगा, क्योंकि और उसको पंचायत नहीं है कोई और काम करने की। तो क्या होगा, ये फौरी तौर पे जुज़्व बदन होने के लिए इंटेस्टाइन में जाएंगी, इंटेस्टाइन से हमारे लिवर में जाना है। और आप लोगों को पता ही होगा, और जब हम लीवर पे बात करेंगे तो हम इंशाल्लाह इसको बड़ी तफसील से बताएंगे कि लीवर हमारा वो ऑर्गन है जिसमें डबल ब्लड सप्लाई है। इसमें 2 ब्लड सप्लाई हैं, बाकी सब में 1-1 ब्लड की सप्लाई होती है ना, जो हमारे आर्टरीज़ के ज़रिए से उसको पहुंच रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा है, वीनस एक सिस्टम 20 के साथ मौजूद है, जो हमारे तिल्ली से, तिहाल से, पेंक्रियास से, आंतों से, मैदे से एक मज़ीद डक्ट जो वेन है, पोर्टल वेन जिसको कहा जाता है, ये पोर्टल वेन से भी ब्लड जा रहा है लिवर में। एक तो आर्टरी आ रही है, हेपाटिक आर्टरी से उसको ब्लड सप्लाई, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है, लेकिन ये नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन ये तमाम जो मुफीद चीज़ें पेंक्रियास के अंदर मौजूद हैं, हमारे मैदे में, आंतों से जो निकली हैं, ये भी निकल गई, साथ में तिहाल ने अपनी लिम्फ भी साथ शामिल कर दी, और इन सब ने जा करके जिगर के अंदर प्रोसेसिंग से गुजर करके और फाइन क्वालिटी हो करके वहाँ से निकलना है। फिर ऑक्सीजन के लिए फिर हमारे पल्मोनरी सिस्टम में जाना है उन्होंने, और उसके बाद दोबारा दिल में आकर के लेफ़्ट से निकल के पूरे पेरिफेरल उन्होंने फैल जाना है, चले जाना है। तो जब हम लिवर पे आएंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि किस तरह से ये डबल सप्लाई काम करती है, और किस तरह लिवर के अंदर मौजूद लोब्यूल्स के अंदर जो इसके जो 6 कोने हैं, उन तमाम कोनों पे क्या क्या उसके अंदर अमल हो रहा होता है। हेपाटोसाइट्स कैसे सफ़रा की पैदाइश करते हैं और कैसे इन तमाम डबल ब्लड सप्लाई को हैंडल करते हैं और उससे क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, हम इंशाल्लाह ताला पूरा उसका वहाँ पर तफसील से जायज़ा लेने वाले हैं। तो हमने काफ़ी अहम बातों की तरफ आज, जो हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन भी आए हुए थे, यूट्यूब पे भी थे, व्हाट्सएप पे भी आए हुए थे, साथियों ने क्लास में भी काफ़ी सारे सवाल किए थे, तो उसमें से काफ़ी का हमने यहाँ जायज़ा लिया और उसके बारे में हम डिटेल करते चले हैं। तो अब हमने देख लिया कि बेऔलादी के असबाब में एक इरेक्शन का ना होना भी है, इरेक्शन ना होने की क्या वजूहत हो सकती हैं, वो भी हमने 1-2 मिसालें दे करके देख लीं कि किस हालत के अंदर क्या पोजीशन बन जाती है। अगर सर्दी बढ़ी हुई होगी तो इसका मतलब क्या होगा, 1 नंबर तहरीक है, जब वो 1 नंबर तहरीक होगी तो उसका मतलब क्या है कि 4 नंबर तहलील के अंदर है, ग़ुद्दे उज़लाती तहलील के अंदर है। जब वो तहलील के अंदर क्या होगा, वो पिघल रहा होगा, उसका डाया बड़ा होगा, उसके रिसेप्टर प्रॉपर उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ज़ाहिर है उसने अगर इतनी जगह में किसी चीज़ ने कनेक्ट होना है, अगर उसने डायलेट हो गई है तो इसके अंदर वो फिक्स नहीं हो पाएगा। जब अब रिसेप्टर के अंदर अपना हार्मोन, उसका रिसेप्टर फिक्स नहीं हो पाएगा तो क्या वो अमल कर पाएगा सही तरीके से? नहीं कर पाएगा। जब वो अमल नहीं कर पाएगा तो क्या उसके रिज़ल्ट ओरिएंट होंगे? हमें नहीं होंगे। तो इसी तरीके से अगर आप इन तमाम 6 के 6 निज़ामों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, इन पे गौर करें, तो आपको ये पूरा निज़ाम बहुत आसान लगेगा कि कैसे हल हो रहा है, कहाँ एक्चुअल डिफेक्ट आया है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक्सपर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल का कोई एक्सपर्ट होता है या गाड़ियों का होता है, वो फॉल्ट ढूंढता है और फॉल्ट ढूंढ करके उस जगह पे जा करके उस फॉल्ट को दुरुस्त करता है, चाहे वहाँ पर उसको कोई तब्दीली करनी हो या लूज़ कनेक्शन हो या जो भी मामला हो, वो उस जगह पे जब तक जा करके उसको दुरुस्त नहीं करेगा तो रिज़ल्ट नहीं आता। हमारी बॉडी, इसको हम खोल तो नहीं सकते, लेकिन हमारे पास तरीके मौजूद हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करके उस सिस्टम की ख़राबी को दूर कर सकते हैं। अब जो नफ्सियाती तौर पे अगर दबा हुआ है, फंसा हुआ है और परेशानी या स्ट्रेस या डिप्रेशन के अंदर अगर कोई है, तो इलाज में उन चीज़ों को पहले रिमूव कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि नफ्सियाती पहलुओं का भी देखना है। अगर नफ्सियाती पहलू का इलाज आपने नफ्सियाती अंदाज में उसके माहौल को तब्दील करके, उसकी काउंसलिंग करके अगर ना किया गया, तो वो फिर भी इरेक्शन डेवलप नहीं कर पाएगा या बेऔलादी में ही रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ उसके दिमाग में अटकी हुई है, या अपने जिस्म से मुतालिक या अपने घर के मुतालिक या अपने लाइफ पार्टनर के मुतालिक भी अटक सकती है। अगर वो उसके साथ उसके पसंद में नहीं है तो भी बाज़ औक़ात आदात नापसंद होना, शक्ल या कोई और चीज़ उसके नतीजे में होता है। तो इसलिए हमेशा रीज़न हमने मालूम करना है कि रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हुआ है। इलाज हमेशा क्यों का करें कि क्यों हुआ है, इलाज ये करना है। आपने ये क्यों दरियाफ़्त कर लिया, आपका मसला ख़त्म हो जाएगा, आप आसानी से सक्सेसफुल होंगे और मरीज़ों में वाह भी बहुत अच्छी होगी आप लोगों की। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखते हैं हाइपोथैलेमस अगर ख़राब हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ख़राब हुआ है, अगर हाइपोथैलेमस, इसके अंदर क्या हो सकता है, सोजिश हो सकती है इसके अंदर भी। जब इसके अंदर सोजिश होगी तो ये सिग्नलिंग का अमल ही नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि सारा सिस्टम तो दिमाग से ऊपर से चलना है। जब वो दिमाग से ऊपर से सिग्नलिंग सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, नीचे का सारा सिस्टम सही है, ऊपर का सिस्टम ख़राब है, तो हमें असबी निज़ाम को यहाँ पर दुरुस्त करना है। अब यहाँ पर असबी निज़ाम में दोनों निज़ाम मौजूद हैं,
आसाब के साथ साथ वहाँ गुद्दी निज़ाम भी मौजूद है। तो हमने देखना है कि असबी निज़ाम जो काम नहीं कर रहा, तो आया असबी निज़ाम की ख़राबी है ये या गुद्दी निज़ाम की ख़राबी आई है, किसने इस सिस्टम को ख़राब कर दिया। तो जब गुद्दी उज़लाती तहरीक के नतीजे के अंदर वहाँ सुकेड़ हो गई तो क्या होगा, क्योंकि जहाँ तहरीक होगी सोजिश कहाँ होती है, तहरीक वाले मकाम पे। तो अगर यहाँ पर सोजिश हो गई, दिमाग के अंदर कोई रसोली आ गई या किसी उस रसोली के सबब, किसी हादसे के चोट के सबब अगर उसका हाइपोथैलेमस काम नहीं कर रहा तो पिट्यूटरी काम नहीं कर रही। जब पिट्यूटरी काम नहीं कर रही तो उससे आगे उसने हार्मोन रिलीज़ नहीं करने, जब वो हार्मोन रिलीज़ नहीं होने तो नीचे आकर के उसने अपने किसी सिस्टम को काम नहीं करने देना। तो हमें किस चीज़ को पहले सही करना है, हमने ट्यूमर को ढूंढना है। ट्यूमर कैसे हुआ, किस सबब से हुआ, उस ट्यूमर को हमने दूर कर दिया, उस सोजिश को हमने वहाँ अगर हुई है वो ख़त्म कर दिया, तो ये सारा निज़ाम बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। और इसी वजह से हम एलोपैथिक से इस मौलजात के अंदर एलोपैथिक से ज़्यादा आगे हैं, अगरचे कि हमारे पास सहूलियात, हमारे पास वो लेबॉर्ट्रीज़ और वो चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। और हमारे जो सक्सेस केसेस होते हैं उनको हाईलाइट भी कहीं नहीं किया जाता। ऐसे ऐसे नामुमकिन केसेस के अंदर हमने देखा है कि एक्सट्रीम ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए। शुगर के उन ज़ख्मी मरीज़ों का हम जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, और शुगर के भी बहुत जल्द हमारी मुकम्मल क्लासेस होने वाली हैं, इसके अंदर हम पूरा डायबिटिक्स जो पेशेंट दोनों होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, इसमें और कितनी अक़साम होती हैं, और वो आँखें कैसे ख़राब होती हैं, रेटिनापैथी का मसला आता है, जिनसी निज़ाम कैसे ख़राब होता है, इन तमाम निज़ामों का हम तफसील से उसमें जायज़ा लेने वाले हैं बहुत शॉर्टली इंशाअल्लाह। महीने भर के अंदर अंदर उसको भी हम लेकर के आ रहे हैं। तो उसमें भी हमने जो अल्सरेटिक पेशेंट होते हैं, जिनके फुट अल्सर हो गया, ज़ख़म हो गए, डॉक्टर टांग काटने की बातें कर रहे हैं, और जब हम उनके ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल उनके ज़ख़म मुंदमिल हो जाते हैं, और ये कोई महीनों में नहीं दिनों में रिज़ल्ट ओरिएंट हो रहा होता है। ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी हर्बल हमारे पास मौजूद हैं, ऐसी फार्मूलेशन जो हमने अपनी ज़ाती तहकीक करके उसको बनाई हैं और उस पर हम काम करते हैं। तो इसका बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हमने ये ढूंढ लिया कि ये फॉल्ट क्यों है, ये ज़ख़म भर क्यों नहीं रहा, ये जरासीम पैदा क्यों नहीं हो रहे, पैदा हो रहे एबनॉर्मल क्यों है, इरेक्शन क्यों नहीं हो रहा, हमें इस पे गौर करना है। ये देख करके ये हमारी ख़ानदानी दवाई है और ये मुजरब नुस्खा है और ये दे दो और वो दे दो, इससे नहीं, इससे अपने आप को निकाल लें। हाँ जी, फ़ोन करके हमें पूछा जाता है कि एक मरीज़ है, उसके साथ यही मसला है, क्या करें। भाई यही मसला आपको पता चल गया, आप गौर करें ना। आप देखें, दूर बैठा हुआ बंदा कैसे आपको बता सकता है, क्योंकि आपने जो बोला वो आपको पता, उसकी रोशनी में अगर उसको जवाब भी दे दिया जाएगा कि आप फ़लाँ चीज़ कर लो, लेकिन वो मसला नहीं था। मिसाल, आप वो बंदा कहता है कि यह खुश्की इसको बहुत बड़ी हुई थी, खुश्की का मरीज़ था। अब खुश्की 4 नंबर की वजह से थी, 3 नंबर की वजह से थी। जो हकीकी खुश्की हम 3 नंबर में मानते हैं, और 4 नंबर में तरी को फ़ना कर देता है। हरारत की कसरत अगर होगी तरी को उड़ा देगी, और यहाँ खुश्की बड़ी हुई होगी तो तरी के स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा वो। तो अब कौन सी वाली थी, रीज़न क्या था, हमें नहीं पता। अगर हम उसको जो इलाज बता देते हैं वो इलाज उस पर फिट नहीं बैठेगा या बहुत लंबा उसको टाइम ले लेगा। तो इसलिए से हमारी कोशिश ये है कि तबीब अपने आप को ख़ुद पहले समझ ले, अपने इल्मी मकाम को बना ले, और साथ साथ में अपने मरीज़ पे गौर करे। एक दफ़ा में समझ नहीं आता तो 2-3 अटैम्प्ट में मरीज़ को देखे, गौर करे, और अगर साथियों से डिस्कशन भी करनी हो तो फैक्ट फाइंडिंग पे करे, रूट काज पे करे, ना कि इसको मैं क्या दे दूँ। फोकस एक ही जगह पे होता है, बस दवाई बता दो क्या दे दूँ, ये तो मुनासिब चीज़ नहीं होती। तो अब अगर हमारे पास स्पर्म काउंट का कोई केस आ जाता है कि स्पर्म कम है, एज़ोस्पर्मिया है, तो एज़ोस्पर्मिया का हमें रीज़न पता चल गया ना कि क्या हो सकता है, ज़ीरो स्पर्म है। क्यों कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं हुआ। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं हुआ, बहुत कम हुआ तो कम स्पर्म और नालायक स्पर्म होंगे, मतलब उनके अंदर डिफेक्ट हो गए। और अगर स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कौन से सेल्स ने प्रोड्यूस करना था, लेडिंग सेल्स ने, और लेडिंग सेल्स पे कैसे होना था, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करके तब यहाँ पर काम होना था। सेटोरी सेल ने उनको ग़िज़ा देनी थी, ग़िज़ाई माहौल प्रोवाइड करना था, ग़िज़ाई ज़रूरियात उनकी पूरी करनी थी। और इसको टेस्टोस्टेरोन डेवलप करने के लिए किसने आना था पीछे से, LH ने। FSH ने किसको स्टिमुलेट करना था, सेटोली सेल्स को कि ग़िज़ा दे, और FSH ने किसको, LH ने किसको करना था, लेडिंग सेल्स को कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोड्यूस करे। इसका मतलब है कि यहाँ से ये टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए लेडिंग सेल्स के ऊपर LH नहीं जा रहा। LH नहीं जा रहे का मतलब है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा का क्या मतलब है, हाइपोथैलेमस इसको रिलीज़ नहीं कर रहा। हाइपोथैलेमस रिलीज़ नहीं कर रहा तो प्री ऑप्टिक और
आर्कुएट न्यूक्लियस काम नहीं कर रहे हैं, ये सेंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सेंस करेंगे, इनके अंदर हुक्म आएगा कि हाँ ये ज़रूरत है, इनको ऑर्डर आ गया, इसके तहत ये रिलीज़ करेंगे। तो फिर सीधा सीधा कहाँ पर हमें एरर मिला? मरीज़ देख करके हम बोल रहे होते हैं भाई ये 4 नंबर का पेशेंट है। भाई 4 नंबर का पेशेंट है, ये हो गया, उसके मैकेनिज्म को तो समझें कि 4 नंबर ने कहाँ पर कैसे डिफेक्ट किया, और उसके नतीजे में वो एजोस्पर्मिया का पेशेंट हो गया। 4 नंबर के अंदर सूरत भी आ सकती है, 5 नंबर में भी आ सकती है, ये 4 नंबर में ज़्यादा देखे जाते हैं, लेकिन 3 नंबर में भी देखे जाते हैं। तो बाज़ औक़ात मरीज़ गलत इलाज के नतीजे में उसकी तहरीक पेशाब में और नब्ज़ के अंदर हमें करीब करीब महसूस होती है। तो उसमें हम देखते हैं कि मरीज़ अभी इस दर्जे पे, इस जगह पे जाके अटक गया, बस वहीं से उसको इलाज करें, वहीं से उसको शुरू कर लें, और ना समझ में आए तो हफ्ते भर उसको 2 या 3 मरतबा दोबारा उसका यूरिन ले करके 2 मरतबा 3 मरतबा उसकी नब्ज़ देख करके उसको अपनी पोजीशन पर लाएँ, और उससे पहले वो जितनी किस्म की अद्वियात इस्तेमाल कर रहा हो सब छुड़वा दें उसको। और उसको हम तो अपने मरीज़ों को कहते हैं यार आपका दिल किस चीज़ का खाने का कर रहा है, हम उसके खाने की चीज़ें उससे नोट करवाते हैं और उसको कह देते हैं भाई आपने फ़िलहाल ये इस्तेमाल करें, वो एक्चुअल पोजीशन पे आ जाता है, वहाँ से हमें इसका पता चल जाता है, चोर पकड़ा जाता है। तो हमें मरीज़ को बहुत अच्छे तरीके से 50% हम नफ्सियाती तौर पे गुफ्तगू करके उसको एतमाद दिला करके उसका मर्ज़ भगा लेते हैं, बाकी 25% हम परहेज़ से और 25% हम अद्वियात की मदद से उनको वेल ट्रीट कर रहे होते हैं। तो एज़ोस्पर्मिया कितना आसान हो जाता है अगर हमने यहाँ समझ लिया। अब हमने क्या करना है, सिर्फ उसके सिस्टम को ऑन करना है, उसका स्विच ऑफ हो गया है, वो ये काम पूरा नहीं कर रहा जो यहाँ से होना चाहिए था, तो हमने क्या करना है, उस सिस्टम को ऑन करने के लिए 1 नंबर की दवाएँ दे दी। मिसाल, जब हमने 1 नंबर की दवाएँ दे दी, उसके जो मर्ज़ का मकाम जिस दर्जे पे वो पहुँचा हुआ उसके मुताबिक उस एरर को दूर किया जिस एरर पे था, तो क्या होगा, इस पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ करंट आना शुरू हो गया और यहाँ पर उसका मैकेनिज़्म ऑन हो गया, उस मैकेनिज़्म ने काम अपना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर बैठ करके कोई बंदा उसको मुगलस खिला रहा है, कोई बंदा जो है ना टिकोरे करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। अरे भाई पहले ये तो समझो कि कहाँ से स्विच ऑफ हुआ, इसका मेन स्विच है कहाँ, इसके सर्किट ब्रेकर कहाँ लगे हुए, ऑपरेटिंग स्विच कहाँ लगे हुए। तो हम जब ये देखेंगे तो काम होगा ना। तो इस तरह से, और अगर ये सिस्टम सारा है, रिसीविंग पॉइंट अगर ख़राब है तो फिर हम रिसीविंग पॉइंट पे मेहनत करेंगे, इसके हिसाब से जो चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी उस पर हम मेहनत करेंगे। अगर इरेक्शन का मसला आ रहा है, पेनाइल के अंदर अगर मसाइल है, पेनाइल के अंदर रिसीवर अगर उसके ख़राब हैं, अगर असबी निज़ाम तो काम कर रहा है लेकिन उसके रिसीविंग सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, बाज़ों का जैसे वो कजी वगैरह के मसाइल आ जाते हैं, मास्टरबेशन वगैरह के नतीजे में जो लोग बिल्कुल अपने निज़ाम को ख़राब कर देते हैं, या कसरत मुजाहिमत उसके नतीजे में, या और दीगर गैर फितरी जो रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, या कबल अज़ वक्त इख्तियार कर लेते हैं और अपने टिश्यूज़ को ख़राब कर बैठते हैं। तो जब ये टिश्यूज़, ये सेल्स इसके जो डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और उसके नतीजे में कजी का भी मामला आ जाता है, तिरछापन उसमें आ जाता है, और वो उसके कॉन्फिडेंस के लेवल को और गिरा देता है, शर्मिंदगी का सबब भी बन रहा होता है। बाज़ लोग तो ढीठ होते हैं लेकिन बाज़ हयादार भी होते हैं। अब नतीजा क्या निकलेगा, अब उसको नफ्सियाती तौर पे भी हमने हैंडल करना है, उसको समझाना है और फिर उसका ट्रीटमेंट भी करना है। अब हमें ये भी पता हो कि इस ऑर्गन की जो डायमेंशन है, इसकी साख्तें बनी कैसे, अब अगर कजी आई है तो किस तरफ आई है, अब उस सेल को रिप्रोड्यूस हमने कैसे करना है। बस हर जगह पे हमने मुगल्लस सेट कर लिए हुए, हर जगह पे अपनी मर्ज़ी की दवाई सेट बना ली है, ये दे दो, ऐसे नहीं होता। हमें हर मरीज़ को इंडिविजुअल अटेंड करना है, कहाँ पर क्या देना है। अब बहुत सारे लोग सिर्फ तिलाजात दे देते हैं। अरे भाई इंटरनल सिस्टम ख़राब है उसका, आपने ऊपर से तिला तो सिर्फ ऊपर काम करना है ना, उसने पेनिट्रेट होकर के अंदर कोई सिस्टम थोड़ी ठीक करना है। अगर उसका अंदर पोडेंटल नर्व का ही मसला है, अगर वो सही सिग्नल लेके नहीं जा रही तो क्या करेंगे, तो उसको दुरुस्त करना है ना, उसने तिला ने क्या काम करना है। बट नर्व एंडिंग मास्टरबेशन वगैरह के नतीजे में वहाँ जो टिश्यूज़ हैं वो इतना ख़तरनाक डैमेज हो चुके होते हैं कि वहाँ जो नर्व एंडिंग होती है, जहाँ पर एसिटाइलकोलिन ने रिलीज़ होना है और वहाँ पर उसने एक अमल तकमील का करवाना है इरेक्शन का, वो जगह ही मसल दी गई, ख़राब हो चुकी है, तो क्या होगा। अब उसको रिबिल्ड करना है ना हमने। अब उसको रिबिल्ड करने के लिए अगर हम कुछ एक्सटर्नल भी दवाई देते हैं और इंटरनल भी उसके अंदर कोशिश करते हैं, अगरचे एक बड़ा मेहनत तलब काम होता है रिबिल्ड करना, तो इस पे मेहनत होगी ना कि ख़राबी क्या थी, किसे सही करनी है, और वहाँ पर उसी असबी जो असरात का हामिल अद्वियात होंगी जो आसाब की रिपेयर के लिए इस्तेमाल होंगी, वो लेकर के आनी है ना। अब अगर वहाँ पर कोई शिंगरफ वाला तिला लगा रहा है तो क्या वो काम करेगा, वो तो जब हम देखेंगे कि भाई वो टिश्यूज़ मेन ख़राब हुए हैं, नर्व एंडिंग्स ख़राब नहीं है,
वो सही है, लेकिन टिश्यू रिसीवर वहाँ है, टिश्यूज़ के अंदर, सेल के अंदर, वो ख़राब है, तो फिर वहाँ पर हम उज़लाती तिला इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उसने वहाँ पर उन मसल्स को थोड़ी ताकत देनी है, लेकिन ये समझ लें कि इलाज का मैं 5% मानता हूँ कि हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये कोई मेन नहीं है। बाज़ लोग अपने टाइमिंग को बढ़ाने के लिए अपने पेशेंट को या ख़ुद भी अपने तौर पे कुछ स्प्रे टाइप की चीज़ें को इस्तेमाल कर लेते हैं या क्रीम्स टाइप का इस्तेमाल कर लेते हैं, इंतहाई ख़तरनाक। यही नहीं पता कि ये चीज़ क्या है। ये बेसिकली ये वही चीज़ होती है जिसने पाँव की मोच अगर स्पोर्ट्समैन खिलाड़ियों को हो जाती है, स्प्रे कर देते हैं, एनर्जेसिक इफेक्ट होते हैं इनके। ये एनर्जेसिक है, इसने आर्जी तौर पे सुन कर देना है, बेहस कर देना है। तो सुनो बेहस करके आपने क्या कारीगरी दिखाई? कारीगरी तो ये थी कि असल चीज़ की तरफ जाएं। और बेशक इस सारे सिस्टम को ठीक करने में ख़राजात ज़्यादा आते हैं, महंगी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ जो चीज़ इस्तेमाल होनी है अपने पेशेंट को बताएं। गलत रास्ता इख्तियार करने की बजाय अपने पेशेंट को क्लियर हम बता दें कि भाई इसमें इस तरह से आपका डैमेज हुआ है, इसमें टाइम लगेगा, रिबिल्ड इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है 100% ना हो सके, लेकिन हो सकता है हम 75% 70% तक तो आ जाएँ। कम से कम उसकी गाड़ी चलेगी, उसका काम चलेगा। तो हमने ये बातें सोच करके चलनी है। ऐसा नहीं कि जो दिल करे, जहाँ दिल करे, जैसा दिल करे वो कर दिया। तो ये एक हम मौलजात की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। तो ये एक इस मैकेनिज़्म से मुताल्लिक हमें छोटी छोटी सी कुछ बातों का जो जायज़ा ले लिया है। अगर इसमें कुछ मज़ीद भी इंशाल्लाह ज़रूरत हुई तो फिर हम एक पार्ट और भी इसमें हम बनाएंगे इंशाल्लाह और उसमें लेकर के आएंगे। हम देखते हैं कि थोड़ा सा वक्फ़ा लेते हैं और अगर कोई ज़रूरत की मज़ीद बात हुई तो हम इंशाल्लाह इसके बाद मज़ीद इसको लेंगे।